Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dear students. I am सजाद हुसैन। एक बार फिर से आपकी खिदमत में यहाँ पे आया हूँ। आज हम क्लास 10 की हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहा है उसका जो टाइटल है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड क्लास 10 हिस्ट्री पार्ट नंबर 3 है ये। इससे पहले हमने बताया था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबल वर्ल्ड में क्या क्या हुआ था और किस तरीके से लोगों ने एक से दूसरे जगह माइग्रेट करना शुरू किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम वक़्त गुज़रते गए तो लोगों ने क्या किया, माइग्रेशन किया एक से दूसरे जगह में, ताकि जॉब की तलाश में या किसी और बिज़नेस के सिलसिले में। और माइग्रेशन जब लोग एक कंट्री टू दूसरे कंट्री जब लोग माइग्रेट करते थे तो उनके साथ अच्छी चीज़ें, बुरे चीज़ें, इवन कि डिजीज़ और जर्म्स या वगैरह वगैरह ट्रांसमिट या क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफ़र हो जाते थे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे एक नया टाइटल पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, ए वर्ल्ड इकोनॉमी टैक्स शेप। अब क्या हो जाते हैं, ख़ास तौर पर यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो यूरोप में इकोनॉमिकली एक चेंजिंग आ जाते हैं, इक़्तिसादी तौर पर एक चेंजिंग आ जाते हैं। वो चेंजिंग क्या होता है, फर्स्ट थिंग हैपेनिड वाज फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन यूरोप वाज चेंजिंग। सबसे पहला चीज़ ये है कि जो फूड प्रोडक्शन होते हैं यूरोप में, जो एग्रीकल्चर का जो काम होता है, प्रोफेशन होता है, जो काम होता है एग्रीकल्चर का, उसमें तब्दीली आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे फूड प्रोडक्शन की बात किया है, फूड प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से ही हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप का जो इकोनॉमी है या जो इसका एग्रीकल्चर है, इसमें एक चेंजिंग आ जाते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पर अगर हम यूरोप की बात करेंगे तो इसमें फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन में, खाने पीने की चीज़ों में, ख़ास तौर पर ये एग्रीकल्चर की चीज़ों में यूरोप में एक चेंज आ जाता है। अब देखो ये चेंज कैसे और क्यों आते हैं। रीज़न, कंट्री वांटेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। यूरोपियंस, ख़ास तौर पर यूरोप में जो ब्रिटेन है या जो बाकी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर हम यहाँ पे ब्रिटेन की बात करेंगे। ब्रिटेन इज़ ए कंट्री जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में आ जाता है। ठीक है, तो यूरोप में इकोनॉमिकली चेंजेस क्यों आए, क्यों यूरोप के एग्रीकल्चर में चेंज आए, क्यों यूरोप के कंजम्पशन में चेंज आए। रीज़न ये है कि कंट्री वांटेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। यूरोप के जो कंट्री के जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जो यूरोप कंट्री के जो लोग थे, वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता था। सेल्फ सफिशिएंट मतलब जो एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है, ब्रिटेन वाले चाहते थे कि सारा कुछ और सब कुछ ब्रिटेन से ही निकल जाए। ठीक है, या ब्रिटेन में सब कुछ मिल जाए, दूसरे देश से लाना न पड़े, इसको कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट। तो जो ब्रिटेन वाले हैं वो चाहते थे कि सब कुछ ब्रिटेन में ही निकल जाए, सारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें अपने देश से या अपने कॉन्टिनेंट से निकलने चाहिए, इसी से जो निकलता है इसी को खाना चाहिए और इसी से हम अपने बिजनेस करना चाहिए। हमें दूसरे कॉन्टिनेंट से और दूसरे कंट्रीज से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो यूरोपियंस, ख़ास तौर पर ब्रिटेन वाले, ये सोचते थे, इसीलिए दूसरे कंट्रीज से खाने पीने की चीज़ों में जो ब्रिटेन था, जो यूरोपियंस था, वो इन चीज़ों को तरजीह नहीं देना चाहता था। लोकल जो अपने कंट्री का, ब्रिटेन का, ख़ास तौर पर पूरे यूरोप का, अपने कॉन्टिनेंट का जो चीज़ें हैं उन्हीं को खाना चाहता था, उन्हीं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रमोट करना चाहता था। During 18th century rapid growth of population in Britain, 18वीं सदी में क्या हो जाता है, पॉपुलेशन में तेज़ी से बढ़ोतरी, मतलब इंक्रीज़ हो जाते हैं। जो ब्रिटेन का, बरतानिया का पॉपुलेशन होता है वो 18वीं सदी में तेज़ी से बढ़ जाता है। अब देखो क्या होता है, अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न एंड कॉर्न लॉस इम्प्लीमेंटेड। जब लैंडेड ग्रुप्स जो होते हैं, अब ब्रिटेन में पॉपुलेशन बढ़ गया तो सीधी सी बात है, जब पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है, जो राशन पानी आता है, उसका जो खाने का डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो उसके बाद जो है खाने वाला है वो ज़्यादा होगा, तो एग्रीकल्चर के फील्ड पर ज़्यादा बोझ आएंगे, क्योंकि जितना पॉपुलेशन होगा उतना राशन पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। तो आप राशन तभी ला सकते हैं जब आपके पास एग्रीकल्चर फील्ड हैं। ठीक है,
तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया ब्रिटेन में तो क्या हुआ, ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर उठा कि इतने सारे पॉपुलेशन को हम फीडिंग कैसे करेंगे, कैसे इतने सारे पॉपुलेशन को हम खाना देंगे, एग्रीकल्चर से हम कैसे कमाएंगे, कैसे इसको प्रोड्यूस करेंगे, और इतने सारे लार्ज पॉपुलेशन को हम किस तरीके से इनको हम फीडिंग या इनको हम खाना दे सकता है। इन्हीं परेशानियों में ब्रिटेन अभी गुज़र रहा था कि ब्रिटेन का जो लोकल लैंडेड ग्रुप्स हैं, मतलब जो लोकल ज़मींदार्स हैं बरतानिया का उस वक़्त का 18वीं सदी में, जो लोकल फार्मर हैं ख़ास तौर पर जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होते थे, जिनको हम जागीरदार कहते हैं, लैंडलॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। जो लैंडलॉर्ड्स था ब्रिटेन में बरतानिया की बात कर रहा है, इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। लैंडलॉर्ड्स ने या जो ब्रिटिश का जो ज़मींदार था जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था, इन ज़मींदारों ने क्या किया, ब्रिटेन की सरकार को प्रेशराइज़ किया। इन सारे ज़मींदारों ने क्या किया, ब्रिटेन की सरकार को प्रेशराइज़ किया और कहा कि आज के बाद या इस साल के बाद कोई भी बाहर से यहाँ पे राशन पानी या जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो यहाँ पे लाएंगे नहीं। तो जो ब्रिटेन के अपने देश का जो फार्मर था, जो लैंडलॉर्ड्स था जिनके पास ज़मीन ज़्यादा हुआ करता था, इन लोगों ने ब्रिटेन के सरकार के ऊपर प्रेशर किया और कहा कि बाहर से कोई भी सामान, ख़ास तौर पर खाने पीने के सामान, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमारे बरतानिया में नहीं लाना चाहिए। तो सरकार इसी प्रेशर में आकर क्या किया, सरकार ने कॉर्न लॉस बनाया। CORN, कॉर्न लॉस उसको कहते हैं जब बरतानिया ने ऐसे कानून बनाया जिसकी वजह से बाहर से कोई भी मतलब फसल या खाने पीने के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बरतानिया में लाएंगे नहीं। अब जो लैंडेड ग्रुप्स था या जो फार्मर्स था यूरोप के, ख़ास तौर पर ब्रिटेन के, इन लोगों ने क्यों कहा कि बाहर से कुछ भी लाना नहीं चाहिए। अब देखो, जितना जितना पॉपुलेशन बढ़ते गया उतना ज़्यादा खाने वाले की डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। अब ब्रिटेन में जो लोग था, ख़ास तौर पर जिनके पास ज़्यादा एग्रीकल्चर का ज़मीन हुआ करता था, उन लोगों ने ये सोचा कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, अब इन सारे पॉपुलेशंस को जब बाहर कंट्रीज से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या फसल या राशन जब दूसरे कंट्रीज से हमारे कंट्री में लाते हैं तो सारा पैसा हमारे लोगों से किसको जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ को जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसी लालच में या इसी सोच में पड़ गया, और जो ब्रिटेन का ज़मींदार था उसका या जो ब्रिटेन का फार्मर था, इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने देश में सब कुछ उगाएं, सारे फसल, और उगाकर अपने पॉपुलेशन को हम खिलाएं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया, ये जो लैंडेड ग्रुप्स था या जो फार्मर्स था, जो लैंडलॉर्ड्स था जिनके पास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का ज़मीन हुआ करता था, इन लोगों ने अपने ब्रिटेन के सरकार को, ख़ास तौर पर यूरोप के सरकार को क्या किया, प्रेशर किया कि आज के बाद कोई भी बाहर कंट्रीज से यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या राशन या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फसल नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं ज़मींदार और अमीर ज़मीन के मालिकों के प्रेशर में आकर बरतानिया की सरकार ने कॉर्न लॉस बनाया। कॉर्न लॉस का मतलब ये है कि आज के बाद बाहर से कोई भी राशन या कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमारे बरतानिया के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, कॉर्न लॉस बनाया और कॉर्न लॉस को इम्प्लीमेंट किया। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हुआ, बाहर से कोई भी कॉर्न का मतलब यहाँ पे फसल नहीं आएंगे, उस पर पाबंदी लगा दिया। किसने पाबंदी लगा दिया, ब्रिटेन के सरकार ने। ब्रिटेन के सरकार ने कॉर्न लॉस पर पाबंदी क्यों लगा दिया, कॉर्न पर पाबंदी क्यों लगाया, क्योंकि जो बड़े ज़मींदार था या जो फार्मर था जो ब्रिटेन का या यूरोप का, इन लोगों ने सोचा कि जब बाहर से ज़्यादा राशन या ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हिंदुस्तान में आएंगे तो यूरोप और ब्रिटेन में आएंगे तो यूरोप और ब्रिटेन का सारा पैसा कहाँ जाएगा,
यूरोप के बाहर वाले कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ में चले जाएंगे और इस तरीके से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब फार्मर्स ने ये पॉलिसी किया, मैंने पहले भी बताया कि सरकार को प्रेशर किया जाए कि बाहर से यहाँ पे कुछ भी आना नहीं चाहिए, राशन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम सब कुछ अपने फसल में, अपने खेत में उगाएंगे, खेतों में। और इन लोगों ने क्या किया, लैंडेड ग्रुप्स ने, ज़मींदारों ने और ज़मीन के मालिकों ने क्या किया, बड़े बड़े अमीर मालिकों ने सरकार से ये प्रॉमिस किया कि सब कुछ प्रोड्यूस हम ही निकालेंगे और हम ही अपने बरतानिया और यूरोप के लोगों को खिलाएंगे, जो भी पैसा देना है वो हमें दे दो, क्योंकि हम अपने देश के लोगों को राशन देंगे लोकल, बाहर से कुछ भी नहीं लाएंगे। इसीलिए बरतानिया की सरकार ने कॉर्न लॉस बनाया, जिसके तहत कोई भी बाहर से राशन नहीं ला सकता था। अब देखो यहाँ पे, लेकिन ये जो कॉर्न लॉस बनाया जिसकी वजह से बाहर से कोई भी राशन नहीं ला सकता था, बाहर से कुछ भी नहीं आ सकता था, ये सरकार ने क्यों बनाया? क्योंकि जो लोकल लैंडेड ग्रुप्स हैं उनके प्रेशर में आकर, और जो लैंडेड ग्रुप्स था वो इसी लालच में था कि हम सारे यूरोप को खिलाएंगे पिलाएंगे और राशन का जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं वो हम अपने खेतों में यूरोप के अंदर या ब्रिटेन के अंदर ही उगाएंगे, दूसरे कॉन्टिनेंट और कंट्री से लाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम उगाएंगे और अपने लोगों को फसल और राशन प्रोवाइड करेंगे तो सारा पैसा हमें आएगा, बाहर कंट्रीज़ को नहीं चला जाएगा। इसी सोच में सरकार ने भी कॉर्न लॉस बनाया और बाहर से राशन लाना बंद कर दिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो जाते हैं, रिजल्ट, फूड प्राइसेस वेंट अप, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन डेवलपर्स फोर्स्ड गवर्नमेंट टू एबॉलिश कॉर्न लॉस। अब देखो सीधी सी बात है, जो यूरोप के अंडर या जो ब्रिटेन के अंडर जो एग्रीकल्चर फील्ड से जो राशन आता था, जो फसल आता था, जो लोगों को बेच देता था वो लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, तो वो लोकल राशन लोगों को महंगा पड़ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लोकल राशन क्या है, जो यूरोप के अंडर या ब्रिटेन के अंडर जो चावल उगता था या वीट हो या कोई और फसल हो या दाल हो, पल्सेस हो, सीरियल्स हो, अगर वो 50 रुपये का केजी लोगों को ख़रीदना पड़ता था, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन रुपी के हिसाब से बता रहा हूँ, 50 रुपये केजी अगर लोगों को ख़रीदना पड़ता था, कौन से दाल या कौन से सब्ज़ी या कौन से चावल जो ब्रिटेन के अंदर होता है या यूरोप के अंदर होता है, तो वही दाल या वही सब्ज़ी अगर ब्रिटेन के बाहर से लाते हैं या यूरोप के कॉन्टिनेंट के बाहर दूसरे कॉन्टिनेंट से लाते हैं, अमेरिका से, एशिया से, तो वो उनको सस्ते में मिल जाता था, 30 रुपये केजी, 20 रुपये केजी मिल जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से जो लोकल सामान था वो महंगा पड़ गया, जिसकी वजह से लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो यूरोप और बरतानिया का ख़ास तौर पर, वो इतने पैसे इफ़र्ट नहीं कर पाते थे कि इतना महंगा राशन ख़रीद कर खाएँ और कंज्यूम करें, ठीक है। अब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि हमें फिर से बाहर वाला राशन दे दो, बाहर से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट खोल दो, पाबंदियां हटा दो, कॉर्न लॉस को ख़त्म करो, क्योंकि हमें यूरोप और जो हमारा लोकल बरतानिया का जो राशन है, जो बरतानिया का फसल है, वो हमें महंगा होता है, हम इनको ख़रीद नहीं सकता है। ख़ास तौर पर जो अर्बन डेवलपर्स हैं, जो शहर में रहने वाले लोग हैं और जो कारखाने के मालिक हैं, इन लोगों ने सरकार के ऊपर दबाव किया और सरकार को कहा कि कॉर्न लॉस को हटाया जाए। कॉर्न लॉस मतलब जो पाबंदियां आपने बाहर से सामान लाने के ऊपर लगाए थे, किसके कहने पर, लैंडेड ग्रुप्स और जो फार्मर के प्रेशर में आकर आपने, फार्मर को ये लालच था, मैंने पहले भी बताया कि बाहर से सामान नहीं आना चाहिए ताकि हमारा यूरोप का लोकल सामान वो बिकेगा, वो चल जाएगा, वो खाएंगे लोग और सारा पैसा हमारे जेब में आएगा। लेकिन ये महंगा हुआ। अब लोगों ने फिर से शोर किया, ख़ासतौर पर अर्बन डेवलपर्स और इंडस्ट्री के मालिकों ने अब इन्होंने कहा कि जो लोकल सामान है वो हमें महंगा पड़ता है, फिर से आप कॉर्न लॉस को हटा दो और बाहर से इम्पोर्ट कर दो। अब सरकार ने इनकी प्रेशर में आकर फिर से कॉर्न लॉस को हटा दिया और बाहर से पहले की तरह सामान लाना शुरू कर दिया। जब बाहर से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाना शुरू किया तो उसका असर किस तरीके का पड़ा लोगों के ऊपर। इफ़ेक्ट ऑफ एबॉलिशन ऑफ कॉर्न लॉस,
जब कॉर्न लॉस को मतलब जो फसल था उस पर जो पाबंदी लगाए थे फसल इंपोर्ट का, इंपोर्ट मतलब बाहर से फसल लाना या बाहर से राशन खाने पीने की जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैं उसके ऊपर जो पाबंदी लगाया था, जब उसको रिमूव किया, जब उसको एबॉलिशन किया, एबॉलिशन मतलब ख़त्म किया, क्योंकि लोगों ने शोर मचाया हमें बाहर से लाया हुआ सामान महंगा पड़ता है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब सरकार ने बाहर से लाया हुआ जो मतलब कॉर्न लॉस था वो हटाए गए, अब सरकार ने कहा कि अब बाहर से इंपोर्ट होगा और तुम अपने मर्ज़ी के कंट्रीज से क्या कर सकते हैं, राशन या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में तिजारत कर सकते हैं। अब जब फिर से एक बार पहले की तरह यूरोप में क्या किया, बाहर कॉन्टिनेंट से या बाहर कंट्रीज से आराम से आप क्या कर सकते हैं, फसल या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के सामान ला सकते हैं। तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, फूड इम्पोर्टेड एट मच चीपर रेट देन ब्रिटेन कुड प्रोड्यूस। ठीक है, अब खाना फिर से सस्ते दामों में मिलता था, राशन लोगों को फिर से सस्ते दामों में मिलता था। अमेरिका से, एशिया से जो दूसरे कॉन्टिनेंट से जो सामान लाते थे वो चीप होता था, चीपर कहते हैं सस्ता को, सस्ते में मिल जाता था। लेकिन इतना सस्ता ब्रिटेन का अपना खाना या अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं होता था। मैंने पहले भी बताया जो लैंडेड ग्रुप्स था बरतानिया में वो सोचते थे कि हम सब कुछ ब्रिटेन में निकालेंगे और पूरे यूरोप में इसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इन राशन को या खाने पीने की चीज़ों को। लेकिन ये महंगा पड़ गया और लोगों ने शोर किया। फिर इसके बाद कॉर्न लॉस को हटाया गया। कॉर्न लॉस को हटाने के बाद क्या हुआ, बाहर से फिर से सामान आने लगे और जो बाहर से खाने पीने का सामान आता था वो काफ़ी सस्ता पड़ता था ब्रिटेन और यूरोप के लोगों के लिए। दूसरा असर क्या हुआ, कॉर्न लॉस को जब हटाया गया, ब्रिटेन फार्म कुड नॉट कम्पीट विथ चीपर इम्पोर्ट्स। ठीक है, जो बरतानिया का जो फार्म है, जो बरतानिया जो यूरोप का, मैं कह रहा हूँ बरतानिया मीन्स यूरोप, जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, बरतानिया एक कंट्री है। ठीक है, जो ब्रिटेन का जो फार्म था, जो ब्रिटेन का जो फील्ड था, ज़मींदारी का जो काम था, वो कम्पीट नहीं कर पाता था बाहर दुनिया के एग्रीकल्चर से। जो बाहर दुनिया के जो सामान थे खाने पीने के वो सस्ते दामों में मिलता था, लेकिन ब्रिटेन वाले उतना नहीं कर पाया, जितना बाहर से सस्ता आता था उतना ब्रिटेन के लोकल फार्मर सस्ते दामों में मतलब लोगों को खाना देने में नाकाम रहा। इसीलिए बाहर से जो लाया हुआ सामान था सारा लोग उसी को ख़रीदता था। वास्ट एरिया ऑफ लैंड लेफ्ट इट अनकल्टिवेटेड, लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड, पीपल माइग्रेटेड ओवरसीज। अब क्या हुआ, जब बाहर से सब कुछ राशन आ गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया, तो बरतानिया के अंदर और यूरोप के अंदर जितने भी ज़मींदारी का काम करने वाला फार्मर पीजेंट्स था वो सब बेरोज़गार हो गया। ठीक है, सीधी सी बात है, जब आपके अपने देश में फार्मिंग का काम या एग्रीकल्चर का काम नहीं चलता है, जब चलता भी है तो उसको ख़रीदने वाला कोई नहीं होता है। क्यों नहीं ख़रीद रहा था ब्रिटेन से फसल या खाने पीने के सामान, ख़ुद यूरोप वाले और ब्रिटेन वाले ख़रीदता क्यों नहीं था, क्योंकि वो महंगा मिलता था। और जो बाहर से राशन आता था, बाहर से जो मतलब खाने पीने की चीज़ें आते थे वो सस्ते दामों में मिल जाते थे। तो सीधी सी बात है, इंसान जो है सस्ता वाला चीज़ मतलब उसको प्रेफरेंस देंगे, उसको खाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे बरतानिया में फार्मिंग या फार्मर के जो एग्रीकल्चरल फील्ड होता है वो अनकल्टिवेट हो गया, वो बंजर ज़मीन बन गया, क्योंकि अब वहाँ पे कोई फसल उगाता नहीं था, क्योंकि बरतानिया के फार्मर नाउम्मीद हो गए थे अब यहाँ पर हम उगाएंगे भी तो इसको ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा। तो इस सिलसिले में बहुत सारे पीजेंट्स और लेबर तबके के लोग जो ज़मींदार का काम करते थे या फार्मिंग का काम, पीजेंट्स का काम करते थे, कहाँ पे, बरतानिया और यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में, वो सब बेरोज़गार हो गए क्योंकि उनका एग्रीकल्चर चला ही नहीं। अब जब यहाँ पे सारे लोग बेरोज़गार हो गए तो लोगों ने समंदर पार करके या ज़मीनी रास्ते पार करके माइग्रेट करना शुरू किया। सारे यूरोपियन, ख़ास तौर पर जो पुअर सेक्शन है या जो मिडिल क्लास हैं, जहाँ पे आपका फार्मर्स आता है, पीजेंट्स आता है, लेबर्स आता है, इनको कोई काम, कोई बिज़नेस यूरोप में ख़ास तौर पर बरतानिया में बचा
नहीं था, क्योंकि इनका फार्मिंग सिस्टम डिफंक्ट हो गया, फेल हो गया, क्योंकि ये महंगा हो गया, लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इन पीजेंट्स के पास और इन जो लेबर के पास जो फील्ड में काम करते थे उनके पास कोई बिजनेस बचा नहीं पैसे कमाने के, तो इन लोगों ने क्या किया, यूरोप को छोड़कर या बरतानिया को छोड़कर दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना शुरू कर दिया। मोर इम्पोर्ट, प्राइस फेल डाउन, मोर डिमांड। जितना जितना मोर इम्पोर्ट होता है, प्राइस फेल डाउन। ठीक है, मतलब जो सस्ते दामों में जब बाहर कंट्री से सामान मिलता था तो लोग ज़्यादा खाते थे। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर आपको कोई चीज़ सस्ते में मिल जाते हैं तो आप उसको ज़्यादा खाते हो, अगर कोई चीज़ आपको महंगा मिलता है तो आप उसको कम खाते हो। यही बात बरतानिया और यूरोप के लोगों के साथ भी हुआ। उनको बाहर कॉन्टिनेंट से या बाहर कंट्री से सस्ते दामों में खाना और राशन मिलता था तो वो ज़्यादा खाते थे, उसका डिमांड ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अगर ये महंगा मिलता तो इतना डिमांड और खाने वाला नहीं मिलता। Industrialists also helped increasing income of people. To fulfill the demand, large area was cleared in Eastern Europe, America, Russia, and Australia for cultivation. Railways track were laid down to supply food to the ports. London emerged as new financial center where capitals were invested. Shortage of labor in America and Australia. Large scale migration, nearly 50 million people from Europe to America. During 19th century, all over the world, nearly 150 million people migrated to different places by 1890s। ठीक है, अब इसके बाद जब यूरोप में, ख़ासतौर पर अगर हम बात करेंगे तो यूरोप मतलब पूरे यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गार लोग पैदा हो गए। तो कारखाने के मालिक जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इन लोगों ने कुछ जो कारखाने के लोग होते हैं, इन मालिकों ने क्या किया, कुछ लोगों को अपने कारखानों में एम्प्लॉयमेंट दे दिया, नौकरी दे दिया, लेकिन फिर भी बेरोज़गार रह गया यूरोप और ब्रिटेन में। ठीक है, तो इतने सारे लोगों को जॉब देने के लिए ईस्टर्न यूरोप, अमेरिका, रशिया और ऑस्ट्रेलिया में कल्टीवेशन का काम फिर से शुरू करने की मतलब बुनियाद रखी। ठीक है, अब यूरोप में, ईस्ट यूरोप में, ठीक है, अमेरिका में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में फिर से एक बार दूसरी लहर की तरह कल्टीवेशन का काम, ज़मींदारी का काम, ज़मीन को मतलब फसल उगाना या ज़मीन में जो फर्टाइल सॉइल है उसकी मदद से एग्रीकल्चर से फसलें लेना शुरू किया ताकि दुनिया में सोर्स निकल जाए और बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। तो यूरोप, अमेरिका, रशिया और ऑस्ट्रेलिया सब में कल्टीवेशन का काम एक बार फिर से अच्छे से शुरू होने लगा। अब धीरे धीरे दुनिया तरक्की कर रहा था तो रेलवे ट्रैक्स बन गया, मतलब रेल का जो पटरी है वो बन गया, और उसी से रेल में फूड सप्लाई होता था यूरोप टू अमेरिका, अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट इन्हीं ट्रैक के ज़रिए, पटरियों के ज़रिए। उस टाइम पे गाड़ी उतना ज़्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन रेल में खाना यहाँ से वहाँ, राशन यहाँ से वहाँ, उस कॉन्टिनेंट से इस कॉन्टिनेंट में प्रोवाइड करते थे। लंदन जो है उस टाइम पर, अब धीरे धीरे, पहले नहीं था लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन, लेकिन एक ज़माना आया, एक ऐसा टाइम आया कि लंदन जो है वो इमर्ज हुआ, न्यू फाइनेंशियल सेंटर वाज कैपिटल वाज इन्वेस्टेड। ठीक है, तो लंदन में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस और जो रोज़गार है वो लोगों के लिए ओपन अप होने लगे। अब लंदन जो है काफ़ी ज़्यादा कैपिटलिस्ट या बिजनेस का सेंटर बन गया, मरकज़ बन गया। शॉर्टेज ऑफ लेबर इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में काम तो था लेकिन काम करने वाला लोग नहीं था। सीधी सी बात है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में काम था लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लोग काम नहीं करते थे खुद। ठीक है, तो वो दूसरे कॉन्टिनेंट पर डिपेंडेंट थे। लार्ज स्केल माइग्रेशन, 50 मिलियन लोग जो हैं, अब क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में काम है, रोज़गार भी मिलेगा आपको, पैसे भी मिलेंगे, लेकिन काम करने वाला नहीं है। तो 50 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है, या 50 मिलियन के आसपास लोग यूरोप से माइग्रेट होकर कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि यूरोप में बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गया था,
पीजेंट्स फार्मर लेबर को काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुके थे। तो इन लोगों ने क्या किया, यूरोप कॉन्टिनेंट को छोड़कर 50 मिलियन के आसपास लेबर तबके के लोग कहाँ चले गए, अमेरिका में चले गए, ताकि अमेरिका में इनको कुछ जॉब और रोज़गार मिल जाए। 19वीं सदी में अगर पूरी दुनिया में देखेंगे तो 150 मिलियन पीपल माइग्रेट होने लगे डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। ख़ास तौर पर यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो यूरोप में से या दुनिया के दूसरे कॉन्टिनेंट में से जहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता है, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में से यूरोप और अफ्रीका तकरीबन ये दोनों ज़्यादा हैं। तो इन कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी ज़्यादा था और यहाँ से मूव होकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के डिफरेंट प्लेसेस में चले गए बेरोज़गार लोग काम की तलाश में, ठीक है। 10 ए ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आल्सो लेबर मूवमेंट कैपिटल फ्लो, ठीक है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि दुनिया में किस तरीके से ब्रिटेन, यूरोप और पूरे कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट में लोग कैसे लोग कैसे मूव करते थे, कैसे माइग्रेट करते थे और क्यों माइग्रेट करते थे, एग्रीकल्चर फेल क्यों हुआ, सस्ता कहाँ क्या होता था, महंगा क्या होता था, पॉपुलेशन बढ़ते समय क्या हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब धीरे धीरे जब दुनिया आगे बढ़ते गए तो टेक्नोलॉजी का रोल आ गया, टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया। अब सारा कुछ जो है वो मशीन करने लगे। मशीनों का जब टाइम आया, जब टेक्निकल टाइम चीज़ें बनना शुरू हुआ तो लोगों के लिए एक सहूलियात हुआ और लोगों की रंजिशें, लोगों की जो मतलब मुश्किलातें हैं वो काफ़ी कम हुआ। मेजर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ज़माना बदलते हैं तो उसके साथ साथ कौन कौन से टेक्नोलॉजी बने हम यहाँ पे देखेंगे शॉर्टली। रेलवेज़ बने, आज से पहले मतलब इस टाइम से पहले रेल के पटरियाँ बिछा के नहीं था, ठीक है, तो रेलवेज़ बिछाने लगे। स्टीम शिप, जो स्टीम शिप हैं वो बनने लगे। टेलीग्राफ मतलब जो प्रिंट मीडिया और अखबारों का टाइम है, धीरे धीरे इस टाइप के टेक्नोलॉजीज़ भी बनने लगे। ख़ासतौर पर रेलवे ने क्या किया, हेल्प इन कनेक्टिंग हिंटरलैंड टू पोर्ट्स। रेलवे ने एक से जो मतलब आम ज़मीन है उसको पोर्ट्स के साथ मिला दिया। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, समंदर के किनारा, उस किनारे को पोर्ट कहते हैं जहाँ पे समंदरी जहाज़ों में सामान लाकर उतरते हैं और वहीं से लोड भी करके दूसरे जगहों में ले जाते हैं, पोर्ट्स, ठीक है। जैसे गुजरात में, हिंदुस्तान के जहाँ पे समंदर हैं, गोवा में होगा जहाँ पे सामने समंदर हैं, ठीक है, मुंबई में होगा जब सामने समंदर हैं। तो समंदर के सामने एक बंदरगाह बनाए जाते हैं जहाँ से दुनिया के दूसरे जगहों में सामान प्रोवाइड करते हैं और सामान रिसीव करते हैं, ठीक है। अब रेलवेज़ ने क्या किया, जो सूखे ज़मीन है उनसे और समंदरों को कनेक्ट कर दिया। स्टीम शिप ट्रांसपोर्ट गुड्स इन बल्क अक्रॉस एटलांटिक, ठीक है। जो स्टीम शिप हैं, ये जो समंदरी जहाज़ हैं, ये क्या करते थे, मतलब एटलांटिक से, एटलांटिक मतलब एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन कहाँ पे आता है आपका, यूरोप और अमेरिका के बीच वाले समंदर को कहते हैं एटलांटिक ओशन। देखो इस तरफ यूरोप है, दूसरी तरफ अमेरिका है, तो यूरोप और अमेरिका के बीच में एटलांटिक ओशन चलता था, क्योंकि एटलांटिक ओशन जो है वो एक समंदर है और इस समंदर के ज़रिए तिजारत हुआ करता था। पहले ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत समुद्री जहाज़ों के ज़रिए होता था। अब यूरोप से मैंने पहले भी बताया सारे लोग जो है अमेरिका काम करने चले गए, तो वो समुद्री जहाज़ों के ज़रिए गया होगा और तिजारत भी समुद्री जहाज़ के ही ज़रिए ही हुआ, ठीक है। टेलीग्राफ हेल्प इन फास्टर कम्युनिकेशन। अब लोग पहले ज़माने में मैसेज भेजते थे लोगों के ज़रिए, अब टेलीग्राफ आ गया तो लोग प्रिंट मीडिया के ज़रिए या अखबारों में या दूसरे पेपर्स पर लिख कर कम्युनिकेशंस या पैगाम एक दूसरे को सेंड करते थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ हम देखेंगे, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेड ऑफ मीट। अब जो टेक्नोलॉजी है इसने काफ़ी ज़्यादा मदद किया लोगों की मुसीबतें और मुश्किलातों को दूर करने के लिए। ख़ास तौर पर जो मीट हैं, मीट मतलब गोश्त को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी ने कैसे किरदार निभाया। देखो
टिल 1870 मीट वाज शिप्ड फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। 1870 तक, मतलब 1870 से पहले या 1870 तक क्या था, मीट जाता था, गोश्त अमेरिका से कहाँ पे जाता था, गोश्त यूरोप में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अमेरिका में ज़्यादा केटल हुआ करता था, भेड़ बकरियां हुआ करता था, गाय हुआ करता था, इसीलिए अमेरिका से गोश्त ट्रैवल होकर कहाँ जाता था, यूरोप में जाता था। ठीक है, लाइव एनिमल्स प्रॉब्लम, मोर स्पीशीज डाइड और सिक। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि जो अमेरिका है वहाँ से, मैंने पहले भी बताया कि समुद्री जहाज़ आता था और जाता था कहाँ पे, अमेरिका टू यूरोप, यूरोप टू अमेरिका, अमेरिका टू यूरोप। बीच में एटलांटिक ओशन है, एटलांटिक ओशन को क्रॉस करके समुद्री जहाज़ जाता था। ठीक है, अमेरिका से यूरोप, यूरोप से अमेरिका। और अमेरिका से जो गोश्त आता था कहाँ पे, यूरोप में, तो उस टाइम पर गोश्त जो है वो मतलब ज़िंदा जानवरों को लाते थे। ठीक है, गाय को, भेड़ बकरियों को ज़िंदा लाते थे अमेरिका से। समुद्री जहाज़ में ज़िंदा एक गाय लाता था, या एक ज़िंदा भेड़ बकरी लाता है, और वो एक मतलब 10-15 दिन समुद्री सफ़र करता है, एटलांटिक ओशन को क्रॉस करके कहाँ आ जाता है, यूरोप में आ जाते हैं। तो तब तक वो गाय या वो जानवर बीमार होकर यूरोप में पहुँचता है, तो वो खाने के लायक नहीं रहता है। तो एक तो मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस घेरता था, डाइट मर जाता था या बीमार होता था। ठीक है, तो आज अमेरिका से एक गाय को लिया समुद्री जहाज़ में, तो वो रास्ते में बीमार होता था, जगह ज़्यादा वो घेरता था, वो मर जाता था वो, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था। जब यूरोप पहुंचते पहुंचते वो मर जाता था बहुत सारे जानवर। ठीक है, तो इसीलिए मीट वाज लग्जरी आइटम्स इन यूरोप। लेकिन यूरोपियंस गोश्त खाए बगैर नहीं रह सकता था, यूरोपियंस जो है वो गोश्त खाना चाहता था किसी भी सूरत में। ठीक है, इसीलिए जानवर को ज़िंदा लाता था अमेरिका से यूरोप में। ठीक है, समुद्री जहाज़ में। अराइवल ऑफ रेफ्रिजरेटर्स टेक्नोलॉजी, अब क्या हुआ, जब फ्रिज आया, रेफ्रिजरेटर मतलब जब फ्रिज आया तो क्या किया, एनिमल सेल आफ्टर इन अमेरिका, मीट वाज शिप्ड, मीट फेल, प्राइसेस फेल डाउन। ठीक है, अब फ्रिज और रेफ्रिजरेटर का जब दौर आया तो जानवरों को कहाँ पे, अमेरिका में ही अब ज़िबाह करके, अमेरिका में ही अब उनको स्लाफ्टर या मतलब हलाल करके, उनको मार के, उनका जो प्योर गोश्त हैं, अब जानवरों को अमेरिका से, ऐसा टाइम आया फिर धीरे धीरे जानवरों को अमेरिका से ज़िंदा यूरोप नहीं लाएंगे, अब अमेरिका में ही ज़िबाह करके, अमेरिका में ही उसको मतलब हलाल करके शिफ्ट कर, इसके बाद जानवर नहीं लाएंगे, सिर्फ गोश्त लाएंगे अमेरिका टू यूरोप। तो वो कैसे, रेफ्रिजरेटेड फ्रिज, सॉरी रेफ्रिजरेटर शिप, पूरा समुद्री जहाज़ ही रेफ्रिजरेटर हुआ करता था। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आया तो समुद्री जहाज़ फ्रिज बनने लगे, समुद्री जहाज़ों के अंदर फ्रिज। आप आराम से आप अमेरिका से जानवर को किल करके, सॉरी जानवर को वहाँ पे ही ज़िबाह करके, मतलब कत्ल करके या उसको हलाल करके लाते थे समुद्री जहाज़ में यूरोप में। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि फ्रिज वाला समुद्री जहाज़ मिल गया था वो टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, तो अब प्योर और साफ़ गोश्त यूरोपियंस को मिलता था। तो इस तरीके से मीट का प्राइस भी फेल हुआ, डाउन हुआ, काफ़ी सस्ता मीट मिलने लगे, तो जानवरों को मतलब ये बीमार होने की भी ज़रूरत नहीं था। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी ने भी इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा किरदार निभाए हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।